ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, सबको कोशिश करना है। एक चीज ध्यान रखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी, पैडागोजी देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इस पूरी क्लास में जैसे मैंने बताया ना कि ग्रामर से, ग्रामर देखिए, ग्रामर सब में सबको दिक्कत होती है। पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे, जैसे हम लोग ग्रामर में क्या मिस्टेक करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना माई सेल्फ, जैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि माई सेल्फ डैश, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, जैसे हमने, तो इसको हम लोग ना टेक्निकली ग्रामर में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, अगर याद होगा, अगर नहीं है तो आप समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है रिफ्लेक्ट, आप लोगों ने बचपन में सुना है रिफ्लेक्ट, जैसे कोई भी चीज टकरा के वापस आती है, ठीक है। एम्फेटिक, एम्फेटिक जो वर्ड है ना, ये एम्फसिस वर्ड से मिलके बना है। एम्फसिस का मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेस, जोर डालना, जोर डालना। तो किसी चीज पे जोर डालते हैं आप तो एम्फसिस डालते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ्स हैं, ठीक है ना, इसमें और भी हैं, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस का। ये मैं क्यों डायरेक्टली इसको टेकअप कर रहा हूं, इसको आप समझिए। एक चीज ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, जैसे रिफ्लेक्सिव हम बोलते हैं ना कि ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल शेविंग, ठीक है। शी बर्न्ड हरसेल्फ व्हाइल कुकिंग, खाना बनाते समय वो क्या हो गई, उसने अपने आप को जला लिया। आप समझ लो, तो जब कोई भी एक्शन होता है, वही एक्शन उसी सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, तो क्या हो रहा है, वहां पे रिफ्लेक्सिव एक्शन लगता है। जैसे शी हर्ट हरसेल्फ व्हाइल कुकिंग, या शी बर्न्ड हरसेल्फ व्हाइल कुकिंग, या ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल शेविंग। आप समझ रहे हैं, तो शेविंग करते समय उसने आपको खुद को, कोई दूसरा हर्ट नहीं किया, उसने खुद को हर्ट कर लिया। आप समझ रहे हो, तो कोई भी एक्शन होता है और वही एक्शन अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस कहां यूज होता है, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउंस में मतलब आप किसी चीज पर जोर डालते हो, जैसे एम्फेसिस डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, जोर डालना। जैसे आई माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर, मैं खुद वहां पे था जब वो घटना हुई। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम क्या बोलोगे, मैं खुद वहां पे थी, तो वहां पे आप क्या यूज कर रहे हो, आप एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर रहे हो। आई माई सेल्फ वॉज देयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, जब वो घटना हुई तो मैं वहां पे खुद थी या खुद था। गेटिंग द पॉइंट। सो तो रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन से, ठीक है, सेंटेंस। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माई सेल्फ डैश, जैसे किसी से पूछो कि व्हाट्स योर गुड नेम, तो ही और शी विल रिप्लाई माई सेल्फ डैश। डैश का मतलब वो अपना नाम जो है फिल करते हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है, ये पूरी बात बताने का मेरा मतलब क्या है कि हम सब लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तो मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हमको नहीं करने हैं, अवॉइड करना है। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। इस सेंटेंस को देखिए, अब ये सेंटेंस है माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर, मैं वहां पे थी या था, व्हेन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, ठीक है। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक इंसिडेंट होता है उसको घटना बोलते हैं, और एक होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट दुर्घटना, दुर का मतलब नेगेटिव, आप समझ रहे हो। तो व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, हैपन,
घटित होना, ठीक है, उसको हम लोग, एक और वर्ड है अकर। टेंस के हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि वो फिर बदल हो जाएगा, लेकिन बेसिक फॉर्म का मतलब होता है टेक प्लेस, वर्ड से मिलके बना है। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, हैपन, अकर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सेंटेंस समझ में आ रहा है, कह रहा है कि माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, मैं वहां पे थी जब वो दुर्घटना हुई। अब देखिए क्या है कि यहां पे क्या है कि एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी सेंटेंस, ये क्या है, ये सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब देखो डे टू डे लाइफ में लोग क्या बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में तो चल जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी नहीं कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। बात समझ में आ रही है? तो माई सेल्फ डैश, तो अब आप क्या बोलेंगे कि माई नेम इज डैश या आई एम डैश। डैश में आप अपना नाम जो है फिल कर लीजिए। आई एम थोड़ा सा बोलते हैं तो अथॉरिटेटिव लगता है, गेटिंग द पॉइंट? सो बेहतर क्या सेंटेंस होगा? तो आपने सीखा क्या है कि बाकी हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में और, लेकिन इससे क्या है ना, हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को हम स्टार्ट नहीं करते, ठीक है? हम किससे स्टार्ट करेंगे? अब यहां पे आप लगा देंगे आई, ठीक है, ठीक है? तो आई वॉज प्रेजेंट देयर, मैं वहां पे प्रेजेंट थी, उपस्थित थी, व्हेन, जब, द एक्सीडेंट टुक प्लेस, टुक प्लेस मतलब घटित हुई, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है? और टुक प्लेस यानी टेक प्लेस का फॉर्म है, ठीक है ना? टेक प्लेस, हैपन और अकर, ये तीनों क्या हैं? ये सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? घटित होना, ठीक है, घटित होना, ठीक है ना? ये समझ में आ रही है बात? घटित होना, ये आपसे मान लो वॉक एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इसका मतलब क्या होगा, अंडरलाइन कर देगा, पूछ देगा इसकी मीनिंग क्या है, इसका सिनोनिम पूछ सकता है, इसका एंटोनिम पूछ सकता है। सिनोनिम एंटोनिम समझ में आता है ना? सिनोनिम जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, एंटोनिम ऑपोजिट, ऑपोजिट इन मीनिंग। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई। तो अब आज से क्या बोलेंगे? माई नेम इज डैश, माई सेल्फ नहीं बोलना है। अब देखो आपने नई चीज सीखी ना, सो आपको लैंग्वेज, देखो हम जैसे आपने बोला ना कि मैं जब ठीक है, खुशबू ने बोला कि मुझे बेसिक चीजें आती हैं लेकिन जब मैं बोलती हूं तो मुझे डर लगता है। आप समझ रहे हो? तो डर क्यों लगता है? वाई डू वी फियर? व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल। जब आप किसी चीज को श्योर न हो, जैसे मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो आपने बोला आंचल, इसमें डरने की तो हेजिटेशन तो नहीं थी ना। कोई कहेगा क्या बात कर रहे हो, आंचल नाम है? तो आप कहेंगे हाँ नाम है। आप 1000 लोग हों, 10 लाख लोग हों, उनके सामने बोल दोगे कि मेरा नाम आंचल है, मेरा नाम खुशबू है। क्यों? क्योंकि यू आर श्योर। तो द मोमेंट आप किसी चीज को लेकर श्योर हो जाते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं कोई कहे कि नहीं नहीं तुम्हारा नाम आंचल नहीं है, तुम्हारा नाम सुनीता है, तो इनको क्या पागल आदमी हो, मेरा नाम आंचल है। गेटिंग द पॉइंट? सो उसी तरीके से लैंग्वेज के साथ होता है कि व्हेन यू बिकम श्योर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर नॉलेज, देन आपकी जो हेजिटेशन है ना, डर है, वो खत्म हो जाती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमें बोलने में क्या होती है, बहुत से लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको आती है लैंग्वेज को आप डिलीवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक हेजिटेशन होती है। और हेजिटेशन क्यों होती है? व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ योर थिंग्स। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स हैं, जैसे एम्फेटिक, एम्फेसिस मतलब स्ट्रेस, जोर डालना। ठीक है, ये आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इंग्लिश लैंग्वेज और पैडागोजी। एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज ध्यान रखिए कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बेसिक के बाद जो है हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। एडवांस का मतलब कि कॉम्पिटिटिव,
जो आपके एग्जाम्स में उसके जो कॉम्पिटिटिव यूजर्स होते हैं ना, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब सब पूरी चीजें कवर हो जाएंगी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्योंकि लोग होता क्या है ना कि जैसे अधिकांश स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है, और ये स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जो पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें ह्यूज डिफरेंस है। आप समझ रहे हो? तो क्लास में हम लोग वही चीजें यहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। लेकिन पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर उसका एडवांस ले आऊंगा। उसके बाद जब चीजें कवर हो जाएंगी तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। 4-5 पेपर्स कर देंगे जिससे कि यू विल बिकम कंफर्टेबल। बात समझ में आ रही है? जिससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ठीक है ना? सो आगे बढ़े हम लोग। शुड आई इरेज इट? मिटा दें? ठीक है, इसको लिखते चलिएगा क्योंकि अभी समझ में आ रहा है, बाद में ना महीने दिन के बाद जो है पेपर पलटोगे तो फिर भूल जाओगे। तो फटाफट फटाफट जो मेन मेन बातें हैं उसको लिखते चलना है। ठीक है? क्योंकि अभी समझ में आ गया तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीने के बाद भी वो याद रहेगा। हम अपना याद नाम जो है ना 3 महीने याद ना करें तो शायद भूल जाएं। और जहां दिक्कत होगी आप मुझे बता देना उस स्टेप पे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और नहीं, वो गलत हो जाएगा। नहीं, माई सेल्फ से स्टार्ट करेंगे ना, वो आपको एग्जाम में दे देगा तो गलत, वो आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है? ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ, हैबिट डेवलप करना है ताबड़तोड़ लिखने की। ठीक है? वो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है? नाउ कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा वो मैं लिखूंगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना आप लोग। ठीक है ना? हाँ, ओके। सो तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है? लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? वाई डू वी नीड अ लैंग्वेज? फॉर द पर्पज टू कम्युनिकेट। कोई भी हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? ठीक है? लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? या उससे भी हम पूछें कि व्हाट इज अ लैंग्वेज? आखिर लैंग्वेज है क्या? कम्युनिकेट करने की चलो बाद में हम करते हैं। व्हाट इज अ लैंग्वेज? तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है? इट्स अ सेट ऑफ साउंड्स, अ सेट ऑफ साउंड्स। भाई वर्ड्स क्या हैं? सेट ऑफ साउंड्स है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर आप साउंड निकालोगे तो उसका मतलब निकलेगा। आप कोई तमिल में बोले समझ में आएगा, हिंदी कोई बोले, इंग्लिश बोले, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आ जाएगी, अगर आपको तमिल आती है तो तमिल भी आ जाएगी। क्योंकि एक सर्टेन साउंड निकलता है। और वो कैसे सीखता है? आदमी धीरे धीरे सुन के सीखता है। उसकी एक डिसिप्लिन होती है। आप समझ रहे हो? तो लैंग्वेज क्या है? अ सेट ऑफ साउंड्स है, एक फिक्स्ड पैटर्न है उन वर्ड्स को। ठीक है? सो व्हाई डू वी लर्न अ लैंग्वेज? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ये तो समझ में आ गया कि लैंग्वेज है क्या? अ सेट ऑफ साउंड्स। आपको एक पर्टिकुलर साउंड, अब मान लो अगर आप रूरल एरिया में चले गए, किसी ने कहा कि वाटर, और किसी ने कहा पानी। कोई आदमी उसको प्यास लगी है और गिरा हुआ है और वो बोल रहा है वाटर वाटर वाटर। आप इमेजिन करो, जिसने कभी इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो समझ पाएगा कि ये क्या कह रहा है? नहीं समझ में आएगा। और कोई ये बोले कि पानी पानी पानी, तो तुरंत लोग समझ जाएंगे ना कि इसको पानी पिलाओ यार, ये बिना पानी के मरे जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? हम लोग छोटे बच्चों की लैंग्वेज क्यों नहीं समझ पाते हैं? बच्चों की भी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन उसको बेहतर कौन समझ सकता है?
उसकी मदर समझ सकती है। आप बात समझ रहे हो? तो अब बेसिकली क्या है, लेकिन एज यू ग्रो अप लाइफ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि आप जितने छोटे होते हो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो भी आपको क्या होती है, आपकी आवश्यकताएं, योर नीड्स जो है ना वो एनलार्ज होती हैं, बड़ी होती है। तो उनको कहने के लिए आपके पास जो है क्या होना चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, एक सर्टेन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव? टू कम्युनिकेट। मेजर जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। अब वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब वो दो तरीका है, मेजर उसके दो पार्ट हैं। एक तो आपने मान लो आपको प्यास लगी, तो प्यास लगी, अब मान लो आपके सामने जो है कोई क्या हो, स्पेनिश हो, या मान लो चलो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप कहोगे मुझे प्यास लगी है, तो कैसे कहोगे आप बोलोगे, समझ पाएगा वो? नहीं समझ पाएगा। कोई रशियन बोले कि मुझे प्यास लगी है, तो समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो आप क्या करोगे? आई नीड, ऐसे इंडिकेट करोगे ना। तो जो कम्युनिकेट हम कैसे करते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, एक वर्बल होती है जिसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्बल का मतलब क्या है? जो वर्ड से बोली जाती है। ये जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो क्या है? जो वर्ड से बोली जाती है। और दूसरी क्या होती है? नॉन वर्बल। नॉन का मतलब क्या होता है? नॉट। जो बॉडी लैंग्वेज से जैसे मान लीजिए, ठीक है, बहुत सी चीजें हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जो कम्युनिकेशन है 80% एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो 80% नॉन वर्बल होती है। अगर किसी से मान लो कोई नाराज है आपके घर में, तो क्या होगा? उसका चेहरा लाल होगा, वो बात नहीं करेगा। तो आदमी कहता है क्या कोई बात हो गई है, नाराज हो? वो कहेगा नहीं ठीक है सब। तो लगेगा कि ठीक है, वो लगेगा कि फिर भी नाराज है। आप बात समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज का क्या है? टू कम्युनिकेट, अपनी बात को कहना। अब वो कहने का दो तरीका हो सकता है, एक वर्बल क्या है? वर्ड्स के माध्यम से, जिसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पूरी है क्या? यह सेट ऑफ साउंड्स है। बात समझ में आ रही है? अब वो कोई भी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज। और दूसरा नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कोई स्माइल कर रहा है तो वो खुश है या दुखी है? खुश है। कोई हंस रहा है, खुश है या दुखी है? और कोई बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल है, मतलब वो, ठीक है, चेहरा बिल्कुल फ्लश्ड है, तो इसका मतलब गुस्से में है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, दुखी है। तो बॉडी लैंग्वेज से जो है हम समझते हो नॉन वर्बल हो। तो हम लोग मेनली जो है ना किस चीज को समझेंगे? ये वर्बल एस्पेक्ट को समझेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज आप देखिए पैडागॉजी में क्या, तो इंग्लिश लैंग्वेज को तो आप समझ में आ गए ना कि लैंग्वेज क्या होती है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेनली उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। समझ में आ गई बेसिक बातें। अब देखिए लैंग्वेज समझ में आ गया, पैडागॉजी क्या होती है? देखो पैडागॉजी जो है ना, पैडागॉजी बेसिकली क्या है? इट्स एन आर्ट। एक आर्ट होती है, कला होती है। आर्ट क्या होता है? विच वी लर्न थ्रू प्रैक्टिस। इसको हम लोग आर्ट बोल सकते हैं, साइंस बोल सकते हैं, ठीक है, मेथड बोल सकते हैं, तरीका हो सकता है। क्या करने के लिए? टू लर्न एंड टीच। पेडागॉजी क्या है? इट्स बेसिकली एन आर्ट, एक कला है। बोलना क्या है? एक कला है।
कला क्या होती है? कला, आर्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच कम्स विद प्रैक्टिस। आदमी दौड़ता है तो दौड़ने की एक कला होती है ना, आर्ट होता है, वो डेवलप करता है, आसानी से नहीं आ जाती है। ठीक है, सो तो ये क्या है? आर्ट पेडागोजी में जो लर्न, अब लर्न कौन करता है? जो लर्नर होता है। जैसे मान लो आप लोग स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट लर्न करता है, और जो जो टीचर होता है वो पढ़ाता है। तो पेडागोजी का क्या इस्तेमाल है? पेडागोजी जो है, इसको सिंपल शब्द में कहें तो इट इज बेसिकली एन आर्ट थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और टीचिंग टेक्स प्लेस। आप समझ रहे हो? अब देखो, एक चीज ध्यान रखो कि लर्न और टीच, यानी लर्नर और टीचर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो फिर कोई भी लर्निंग नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने आया तो मैं आपसे पूछा कि आप लोगों का नाम क्या है, आप लोगों को इंग्लिश में क्या दिक्कत होती है, मैं आऊं, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए आपको हम ये पढ़ना है, लगे पढ़ाने आप। ठीक है, तो ये आखिर पेडागोजी क्यों पढ़ाई जाती है? व्हाट इज द नीड ऑफ पेडागोजी? क्यों, क्या सरदर्दी? सरकार क्यों चाहती है कि पेडागोजी पढ़ाई जाए, पेडागोजी आपको सिखाई जाए? क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था ना, कि पहले जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग समझ रहे हो? मोनो का मतलब होता है सिंगल, लॉग का मतलब होता है टॉक, सिंगल टॉक। यानी इसको हम लोग बोले कि वन साइडेड टॉक, वन साइडेड टॉक। ठीक है, ये वोकैबुलरी में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मोनोलॉग। तो पहले क्या होता था कि टीचर आते थे, स्टूडेंट क्या होते थे, बैठे होते थे चुपचाप जो है, और वो बोल के निकल जाते थे। भले स्टूडेंट सीख रहा है नहीं सीख रहा है, डजंट मैटर। अब बेसिकली क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो क्या होता है? डायलॉग, एक होता है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? इट्स अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस दो साइड होता है, कि मैंने कुछ, टीचर ने कुछ बताया, स्टूडेंट ने सुना, उसको जहां डाउट हुआ क्वेश्चन पूछा, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी डायलॉग में क्या होता है? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर और लर्नर। टीचर एंड लर्नर क्या होते हैं? ये एक्टिव होते हैं। समझ में आ रही बात? मोनोलॉग में क्या होते हैं? टीचर एंड लर्नर क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। पैसिव आप समझ रहे हो? निष्क्रिय होते हैं। मेनली निष्क्रिय तो पूरी तरह से नहीं होते हैं, कि टीचर मान लीजिए एक तो बोल रहा है ना, दूसरा वाला हाँ सुन रहा है, उतना एक्टिव नहीं हो। 100% तो पैसिव कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, बट वो बेसिकली क्या है? लेकिन ज्यादा इंटरैक्टिव, ज्यादा एक्टिव कौन है? ये डायलॉग वाला है। ठीक है, उससे कम इंटरैक्टिव, कम जो है, मतलब पैसिव कौन है? ये मोनोलॉग वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है ना, तो आप समझ में आ गया कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम लोगों ने अभी इंग्लिश को नहीं पढ़ा। इंग्लिश को ब्रीफली मैंने डिस्कस कर दिया कि ग्रामर का है, वोकैबुलरी वो तो और हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने मेजर अभी तक क्या फोकस किया कि लैंग्वेज क्या होती है, तो अ सेट ऑफ साउंड्स होती है। लैंग्वेज की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लैंग्वेज हम सीखते हैं? तो टू कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है, और कम्युनिकेट के मेनली दो तरीके हैं, कि वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आता है, नॉन वर्बल में क्या आता है? आई एम प्रीटी श्योर सबको क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ अब तरीका क्या है? तो मोनोलॉग ना हो करके डायलॉग होगा। और ये कैसे होगा? पैडागोजी के माध्यम से ये चीजें सिखाई जाती हैं, जो आजकल के खास करके टीचर्स को। क्योंकि देखिए स्टूडेंट की जो मान लीजिए, जो आप टीचर बनेंगे, कहीं जाएंगे किसी स्कूल में, तो छोटे छोटे बच्चों को उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो उनको आप कैसे बेहतर समझ सकें और उसके हिसाब से आप उनको बेहतर डिलीवर कर सकें, अपने लेसन को जो भी आप सिखाना चाहते हैं कैसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, वो ये आर्ट कौन सिखाता है? ये पैडागोजी में आप सीखते हैं। आप नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, यस और नो? ठीक है ना। अब तो पहले वाला जमाना था कि डंडा लोग लेके आते थे,
कहते थे भय भी न होत न प्रीत, पिटाई करते थे, डर के मारे तो स्टूडेंट रो के जाता था। आप समझ रहे हो? और स्टूडेंट रो के जाएगा तो क्या होगा? जबरदस्ती अगर आप कोई काम करेंगे तो लर्न नहीं कर पाएंगे, मन से करेंगे तो मजा आएगा। तो इसीलिए पैडागॉजी, तो आप समझ रहे हैं कि पैडागॉजी क्यों पढ़ाई जाती है? व्हाट इज पैडागॉजी? तो पैडागॉजी इज बेसिकली एन आर्ट जो लर्नर और टीचर दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। लर्नर और खास करके इसमें टीचर की जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट को भले ना पढ़ाया जाए लेकिन टीचर को जरूर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूर फ्यूचर टीचर्स, तो आपको जरूर पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप अपने बच्चों को डिलीवर कर सके। किस चीज के माध्यम से? आप इंटरैक्टिव डायलॉग के माध्यम से, बजाय कि वैसे ही जाके बोल के चले गए, कुंजी उठाया पढ़ा के चले आए। अब वो जमाना नहीं चलेगा, आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब वो डंडा वाला जमाना नहीं चलेगा, धमका के नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग, आपको साइकोलॉजिकल मेथड अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि लैंग्वेज भी समझ में आ गया, पैडागॉजी का भी ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक बात समझ में आ गई। क्योंकि लोग कर क्या रहे हैं कि हाँ इंग्लिश आती है, पैडागॉजी आती है, बस लगे हैं पढ़ने। आप उसकी पहले ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को समझ लीजिए। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है, अब इंग्लिश को मैं टेकअप करूंगा। आगे बढ़े नाउ। अब देखिए, अब लैंग्वेज का भी ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, पैडागॉजी का भी क्यों हम पढ़ते हैं ये समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग ये समझ लें कि आखिर जो इंग्लिश है, ठीक है, उसमें हम लोग बेसिकली क्या कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम लोग सबसे पहले बेसिक्स को टेकअप करेंगे। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जैसे क्लियर होगा, तो लैंग्वेज का बेसिक्स उठाया हमने। फिर उसके तुरंत बाद क्या, इसके एडवांस, यानी जो कॉम्पिटिटिव यूजेस हैं, यानी जो आपके एग्जाम्स में चीजें पूछी जाती हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तीसरे स्टेप पे आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कोई सब्जेक्टिव चीज नहीं, सिर्फ प्रीवियस जो एग्जाम्स में पूछे गए, कई सालों को उठा लेंगे, उनको डिस्कस करके खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दैट्स हाउ वुड बी आवर पेडागोजी। नाउ अब देखिए, ये बताइए कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज? ठीक है, साउंड से सीखते हैं हम। हालांकि टेक्निकली सिलेबल होता है, सिलेबल बेसिकली एन अनब्रोकन साउंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उतना टेक्निकल नहीं जानते। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? आप लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आप अल्फाबेट सीखते हैं, भाई छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है? वर्ड सिखाया जाता है कि अल्फाबेट सिखाया जाता है? अल्फाबेट ही तो सिखाया जाता है ना। जब आप फॉर्मली होता है वो तो खैर मान लो अपनी लैंग्वेज में पहले वर्ड को ही हम सिखाते हैं, वो साउंड होता है। जैसे बच्चे को, जो बच्चा होता है सबसे पहले मम्मी बोलना सीखता है। पापा बोलना सीखे या ना सीखे, मम्मी बोलना सीखता है पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उसके जीवन में कौन है? दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बच्चे के लिए कौन है? मदर है। उसके बाद जो है में फादर का भी, अन्य लोगों का भी रोल है, ऐसा नहीं है, बट वो बेसिकली सबसे, उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? उसकी मदर करती है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, तो पहले वर्ड सीखते हैं ना, साउंड सीखता है। ठीक है, तो अब मान लो मम्मी, तो मम्मी भी बोलने में क्या होगा? मम्मी, 2 सिलेबल है, पा, और वो भी पापा एक बार में नहीं बोलेगा, उसको महीनों लग जाते हैं एक वर्ड सीखने में। आप समझ रहे हो? सिलेबल बेसिकली क्या होता है? सिलेबल क्या होता है? एन, ठीक है, ठीक है, और 1 इसमें बेसिकली क्या है? ये 1
अनब्रोकन साउंड, अ वन अनब्रोकन साउंड। अनब्रोकन साउंड का मतलब एक, जैसे पा पा, तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? 2। हमने बोला ब्यूटीफुल, तो क्या हो गए? 3 सिलेबल हो गए। समझ में आ रही बात? तो सिलेबल जो है वो सबसे पहले होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गई, इसको मिटा दें, शुड आई ना। फॉर्मली जब हम बच्चे को पढ़ाना सिखाते हैं तो बेसिकली क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज की? अल्फाबेट। लाइक इफ आई से एल, सो व्हाट इज इट? इट्स अ लेटर, अक्षर है। तो ए से लेकर जेड तक क्या है? लेटर्स हैं, अल्फाबेट है। गेटिंग द पॉइंट? अब देखो, मैं बिल्कुल बिल्डअप करते चलूंगा एक एक चीज को, ठीक है भाई? कोई भी मकान बनता है तो कैसे बनता है? अचानक हवा में तो बन नहीं जाता है, एक एक ईंट से बनता है। तो मैं चाह रहा हूं ना कि आप जितना एक एक स्टेप आप समझते जाएंगे, उससे कि बाकी चीजों को आप कनेक्ट कर जाएंगे। नहीं तो फिर वही हवाई वाली बात है, दौड़ा के एकदम घोड़ा दौड़ा के पढ़ा के खत्म कर दिया, ठीक है? तो पढ़ाने वाला भी वैसे और समझने वाला भी। आप एक ही चीज को समझ जाइए। अच्छा, तो ए से सबको ABCD आती है यहाँ पे? यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। चलो, सो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, अगर कुछ हम लेटर्स एक साथ रख दिए, जैसे हमने बोला LION, अभी क्या बन गया? व्हाट इज इट? इट्स अ वर्ड। क्या बन गया ये? सो व्हाट इज अ वर्ड भाई? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। जनरली वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स होता है। कुछ भी लेटर्स लिख दोगे तो वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। चाइनीज में कुछ ऐसे वैसे डाल दो आप। सो बेसिकली क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। जनरली क्या होता है? एक वर्ड अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स होता है। अब देखिए, वर्ड हो गया, तो बेसिकली क्या, हम अपनी लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज बोलने, देखो ये पहले हम लोग लेटर सीखते हैं, यानी सिलेबल सीखेंगे, लेटर होगा, वर्ड होगा, ठीक है? यही होता है ना। फॉर्मली तो हम लोग लेटर से स्टार्ट करते हैं, फिर वर्ड से करते हैं। अब देखो उसके बाद क्या है, अगर हमने ये कहा कि अब कुछ वर्ड्स को हमने साथ में रख दिया, जैसे हमने बोला कि लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल। लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल। अब ये क्या बन गया? इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। समझ में आ रही है बात? हाँ चल है? तो ये क्या कर रहा है कि सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस जो है जनरली क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होता है जो क्या थे? विच गिव्स कंप्लीट सेंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पे मैं एम्फेसिस डाल रहा हूं, जो विच गिव्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस अगर नहीं देगा तो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल, ठीक है? तो अब हमने क्या किया कि भाई लेटर से कहां पे आ गए? वर्ड पे आ गए, और सेंटेंस, फिर सेंटेंस पे आ गए। हमने कुछ वर्ड्स को रख दिया, ठीक है? और कुछ भी वर्ड्स को रख देंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। जनरली क्या होता है सेंटेंस? जनरली अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होता है विच गिव्स कंप्लीट सेंस। अगर कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? तो सेंटेंस होने का मतलब कि विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ठीक है? सो अब देखो, लेटर से हम कहां पे आ गए? वर्ड पे आ गए। वर्ड से कहां पे आ गए? सेंटेंस पे आ गए। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, इट मीन्स यू हैव लर्न्ड अ लैंग्वेज। समझ में आ गई बात? भाई लैंग्वेज कैसे आती है? हवा में तो नहीं आ जाती ना। जैसे आप, कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत वो लैंग्वेज तो बोलना शुरू करता नहीं है। इसी ऑर्डर से जाएगा ना, पहले लेटर सीखेगा, फिर वर्ड्स
वर्ड बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद जो है फिर सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया। एंड जब आप सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए, समझना शुरू कर दिए, तो आपको क्या हो गया? लैंग्वेज आ गई। आप समझ रहे हो? ये आपकी मैं लैंग्वेज भी बता रहा हूं और पैडागॉजी भी, कि आप लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा, पूरा इवोल्यूशन में आपको समझा दे रहा हूं। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखिए, तो ये तो हो गई बात कि भाई सेंटेंस क्या होता है। तो जनरली अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। अब ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लीजिए इस वर्ड को हमने हटा दिया, इज अ डेंजरस एनिमल, खतरनाक जानवर है, कौन? इंसान है? है दुनिया में इंसान से खतरनाक जानवर कौन है? बताओ। ह्यूमन बीइंग से खतरनाक जानवर कौन है? दुनिया का कोई ऐसा जानवर है जो इंसान से लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता। हाँ। ठीक है। कोई कहता बाघ है, कोई कहता, जैसे एक जू में और वो उसमें लिखा हुआ है ना, कोई बड़ा मतलब फेमस, उसमें दुनिया के जितने भी खतरनाक जानवर हैं सब हैं। तो उसमें सब लोग जब पूरा विजिट कर लेते हैं तो लास्ट में लिखा रहता है, एक कॉलम बना हुआ है कि उसके बाड़े के बाहर कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो एवरीबडी गेट्स क्यूरियस, हर आदमी को बड़ा उत्सुकता होती है, अच्छा दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो अब दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, तो हर आदमी सोचता है यार चलो मैंने बाघ देख लिया, ठीक है, मतलब हाथी देख लिया, सांप देख लिया, सब कुछ देख लिया, अभी कौन दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर? तो सब लोग जो है ना वो पूरा घूम करके फिर लास्ट में था तो मतलब सब लोग जाते हैं क्यूरियोसिटी से कि चलो देख लें। अब वो उसमें एंटर करते हैं। अब जब एंटर करते हैं तो उसमें होता क्या है कि उनके सामने एक बड़ा सा शीशा लगा होता है। तो फिर वो देखते हैं कि कौन, वो तो खुद ही अपने आप को देखते हैं। तो जो समझदार हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं, और जो कुछ तो उनको कहते हैं यार ये तो बेवकूफ बना दिया, ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो? सो इसमें क्या रहा है कि लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल। तो अब ये क्या होगा कि आप, अच्छा अगर लॉयन को हटा दिया तो इज अ डेंजरस एनिमल, ये सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीटनेस नहीं है, इट्स नॉट क्लियर। और जब वो क्लियर नहीं है, जैसे मैंने बोला ना कि सेंटेंस क्या हो जाए, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ये फ्रेज हो सकता है, और डेंजरस एनिमल फ्रेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटनेस अगर आएगी तो तुरंत सेंटेंस होगा। ठीक है। अब मान लो आपको लिख दिया कि अ डेंजरस एनिमल, सेंटेंस है, फ्रेज है, क्या है? सो इट्स अ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ सेंस होता है, सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या होता है? अ डेंजरस एनिमल, अ डेंजरस एनिमल क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना जो कुछ सेंस देता है, नॉट कंप्लीट सेंस। समझ में आ रही बात? ये ध्यान में रखना है। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखते रहना, होम मत करते रहना, फिर बाद में घर जाओगे 2-4 दिन के बाद फिर दिमाग से उतर जाएगा। तो जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते जाना, कोई हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये चीजें ध्यान में रखना। तो इसमें बेसिकली क्या है, अब देखो पहले इसको समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है। अब तो अच्छा चलो, इसको इज को हमने हटा दिया, तो लॉयन अ डेंजरस एनिमल। अब देखो सेंस तो आ रहा है लेकिन कंप्लीटनेस नहीं आ रहा है। वो ऐसे ही है कि आपने किसी को खाना दे दिया, पानी दिया ही नहीं। आप समझ में आ रही बात? उसी तरीके से मान लो लॉयन इज डेंजरस एनिमल, आपने ओ को हटा दिया, तो ओ को हटा दिया का मतलब क्या है कि जैसे आपने किसी को सब्जी बनाई, तो सब्जी में कितना नमक डालते हैं? इतना, इतना तो डालते ही होंगे। मान लो 5 लोगों का खाना बनाना है तो कितना नमक डालते हो? इतना डालते हो? इतना तो डालते ही हैं, उतना भी नहीं डालते, थोड़ा सा डालते। आप समझ रहे हो? तो आपको वो नमक, सॉल्ट की क्या वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि हर एक, अब देखो मसाला डालते हैं हम, स्पाइस डालते हैं, गेटिंग द पॉइंट? सबका रोल है। अगर मसाला नहीं डालोगे तो कह रहे यार तो बिल्कुल ऐसे ही है, बोरिंग खाना हो जाएगा। अंग्रेज क्यों पागल हो गए? उनको लगा अरे यार मसाले के लिए पागल हो गए हैं, है कि नहीं? नहीं तो क्यों अंग्रेज आए?
अंग्रेज मसाले के लिए तो आए ना, चटपटा, ठीक है। सो चटपटे के लिए, तो आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक वर्ड का एक सेंटेंस में क्या है, यूज है। क्या है, यूज है। आपने सब्जी बनाई, उस सब्जी में नमक का भी एक यूज है, हल्दी का भी यूज है, मसाले का भी यूज है, यस और नो। अब बात समझ रहे हो? तो उसी तरीके से सेंटेंस में हर एक वर्ड का क्या है, एक यूज है। गेटिंग द पॉइंट? अब उस यूज को देखो, मैं ऐसे चीजें बता रहा हूं ना कि आप जिससे कि सब कुछ पकड़ लोगे। नहीं तो लैंग्वेज को क्या है, लैंग्वेज को लोग क्या कर रहे हैं, रटे जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इंग्लिश को यार किसी तरीके से भगवान पास हो जाए, बाकी तो हमारा अच्छा है, ये वाले सेक्शन में किसी तरीके से आप कर दीजिए, हम आपको चढ़ावा चढ़ा देंगे। तो बचे जा रहे हैं, कट रहे हैं। आपको उसको समझना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, तो हर एक वर्ड का आपने देखा कि एक यूज है। उसको किसी भी वर्ड को हटा दोगे तो वो इनकंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटनेस नहीं आएगी, ठीक है, या बोरिंग हो जाएगा सेंटेंस, अधूरापन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, तो हर एक वर्ड का एक सेंटेंस में क्या है, यूज है। और उस यूज के आधार पे ही इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। समझ में आ रही बात? स्पीच को अगर हम, स्पीच का मतलब सिंपल शब्द में बोलते हैं सेंटेंस। सिंपल शब्द में स्पीच का मतलब भाषण। भाषण क्या है, भाषण का मतलब भाषण ही नहीं होता है, भाषण भी किस चीज से बनता है, सेंटेंस से बनता है ना। तो स्पीच को सिंपल शब्द में हम बोलेंगे सेंटेंस। और पार्ट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़े। तो जैसे मान लो ये सेंटेंस है, इसके हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। और हमने देखे क्या कि हर एक वर्ड का क्या है, एक यूज है, और उसी यूज के आधार पे उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जिसको क्या बोले, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बचपन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुना है ना, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सबको मालूम है। आपका हो गया नाउन, प्रोनाउन, और क्या हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और क्या है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और एक होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक वर्ड होता है जैसे ओह, ठीक है, आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो आपने बोला कि ओह, तो ओह बेसिकली क्या है, ये दुख प्रकट कर रहा है। आपने बोला वाओ, तो आप प्लेजेंट, आपको सरप्राइज हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये सब वर्ड होते हैं। लेकिन अगर आपने, ठीक है, जैसे आपने बोला कि ओह, आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब ये आपका क्या है, देखिए अब ये ओह क्या है, ये वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ओह को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब इस ओह को अगर आपने हटा भी दिया तो आई हैव मेड अ मिस्टेक, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा ना। समझ में आ रही बात? तो सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसीलिए जो है ना, ग्रामर के अकॉर्डिंग इंटरजेक्शन को डिस्कस नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात? किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या उसको डिस्कस करने की जरूरत है? समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है कि फिर इंटरजेक्शन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि आर्टिकल्स जो है ना, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, ठीक है। आर्टिकल्स हालांकि डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में डाला जाता है, एडजेक्टिव में रखा जाता है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वी डिस्कस देम सेपरेटली। समझ में आ रही बात? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये पूरा टोटल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कहा समझा कि लेटर से कहां पे आए, वर्ड पे आए, वर्ड से सेंटेंस पे आए, और सेंटेंस पे हम लोग लैंग्वेज पे आ गए। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस में हर एक वर्ड का क्या है, एक यूज है, और उस यूज के आधार पे हम क्या करते हैं, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से होते हैं, तो ये पूरा होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल्स। समझ में आ रही बात? अब मान लो कोई कहता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ये होते हैं, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। अब चूंकि आपने बिल्कुल शुरू से इसको देख लिया तो आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। यानी इसको पहले समझ लो, फिर लिख लेना आप लोग कि बिना इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे हुए आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं डिटेल में एक एक को टेकअप करूंगा कि वो आपको पैसेज देता है, अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है, और उस पे मान लो कोई सेंटेंस दे दिया, जैसे मान लो ये सेंटेंस है और पूछ लेगा कि ये डेंजरस है, ये अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो आपको दे देगा। वो अभी तो मैं जब आपको एक एक करके जब डिस्कस करूंगा तो आप बढ़िया से समझ लेंगे, क्योंकि हर आदमी का नेचर होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, तो अब आपको मालूम नहीं कि यार डेंजरस क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, क्या है कि वर्ब है। समझ में आ रही बात? तो वो आप जब इसको समझ लेंगे, एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पहले बेसिक डिस्कस करूंगा, उसके कॉम्पिटिटिव यूजेस डिस्कस करूंगा, जैसे मैं बता रहा था, ठीक है, तो आप उसको और बेहतर समझ लोगे, ठीक है। तो बेसिक उसी तरीके से प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, वर्ब, ऐसे ही सबका हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे आप तुरंत पहचान लोगे कि भाई अगर ये पूछा है कि अच्छा कोई भाई अनसीन पैसेज में पूछता है कि एडवर्ब है कि कंजंक्शन है कि क्या है, प्लस और भी गलतियां देता है तो गलतियों को भी ढूंढ लेंगे, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। सो लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से हम लोग किस पे आ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ गए। इसको पहले फटाफट लिख लो आप, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है कि कम से कम 2 कलर की पेन रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको ब्लैक से या प्रेफरेबली रेड से अंडरलाइन कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब पूरा सिलेबस एक बार में कवर कर दूंगा तो फिर आपके पास क्या होगा कि अगर उसको पूरा, जैसे एग्जाम से ठीक पहले आपको रिवाइज करना है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही रिवाइज करना है, आपको अदर सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करना है। तो देखो कंपटीशन में ना छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, ठीक है। आप लोग, हम अधिकांश लोग उतना ध्यान नहीं देते। अब देखो एक तरीका मैं बता रहा हूं कि करना क्या है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मान लो कल टेस्ट है, कल एग्जाम है, तो आप क्या करोगे, अब आपके पास पॉसिबल नहीं है सबको रिवाइज करने का, तो जो मेन मेन पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किया हुआ है, चूंकि आपने सब पढ़ रखा है, तो जो अंडरलाइन पोर्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में पूरा रिवीजन कर लेंगे इंग्लिश का, और नहीं तो ऐसे आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, 3 से 4 गुने बढ़ गई। जो काम आप 8 घंटे में करते हैं वो 2 घंटे में करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा थोड़े कि जो लोग जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो उनके 10 हाथ हैं 10 सिर हैं, वो तो समझाने के लिए कर दिया जाता है ना कि रावण के 10 सिर थे, रावण के 10 सिर थोड़े थे या 10 हाथ थोड़े हैं, वो एक सिंबॉलिक मतलब है। उसका मतलब ये होता कि ही वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ही वॉज वेरी इफिशिएंट पर्सन। अब वो अलग बात है कि उसने अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में डाल दी, लेकिन ही वॉज एन नॉलेजेबल पर्सन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप समझ रहे हैं? तो जो जीवन में अच्छा कर रहे हो ऐसा थोड़ी कि उनके पास 10 दिमाग हैं या उनके पास जो है 75 घंटे हैं और आपके पास 24 घंटे हैं। They know how to manage things. They know how to do things in the most efficient possible manner. Yes or no? हाँ, चल ज्यादा इंग्लिश तो नहीं मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोग नाउन को बेसिक करेंगे, इसके कॉम्पिटिटिव यूजेस करेंगे, ऐसे ही करते हुए चलेंगे। फिर प्रोनाउन का करेंगे, फिर उसी तरीके से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए
हैं? डू एज, हाँ, तो डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? डू का मतलब करो, एज डायरेक्टेड जैसा डायरेक्शन दिया जाता है, जैसे कहा जाता है। अब उसमें क्या कहेगा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग, कोई बात नहीं। देखो इसमें आप देखिए, इसमें जो है ना, एक तो आपका जो छत्तीसगढ़ जो है, आपका टेट है, ठीक है ना। और एक तो आपका जो है ये व्यापम ही कराता है ना, ये व्यापम ही कराता है। और दूसरा जो है आपका ये जो टीचर्स वैकेंसी है, जो अभी 30,000 प्लस के बारे में, 33,000 वैसे बात हो रही है, जो 30,000 प्लस की वैकेंसी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इनका जो सिलेबस है और इनका जो सिलेबस है वो कॉमन है, लगभग सेम है, ठीक है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें आपके 30 हैं, ठीक है। इसमें आपके लैंग्वेज के 15 आते हैं और प्लस 15 आपके पैडागॉजी के आते हैं, समझ में आ रही है। और ये पैडागॉजी के हैं। इसमें जो है बेसिकली क्या है, इसमें आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके जो लैंग्वेज के हैं, ये लैंग्वेज के आपके 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो पैडागॉजी के हैं वो 10 हैं। समझ में आ रही बात? पैडागॉजी मतलब जो आप समझ, जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपका अप्रोच डिस्कस करता है लर्निंग और टीचिंग को लेकर के, ठीक है। तो इन दोनों को चीजों को हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैं क्लास ले रहा हूं ना, ये इसमें भी काम आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है। आपको गाड़ी चलाने आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको स्कूटी चलाने आती है तो 10 किलोमीटर भी आप चला सकते हो और 15 किलोमीटर भी चला सकते हो आप। और अगर नहीं आती है तो ना 10 किलोमीटर भी चला, हाँ, यहां से यहां तक नहीं जा पाओगे, या तो अपनी गिर जाओगे, नहीं दूसरे को ठोक दोगे, या मतलब अनकंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो वो चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम लोग डिटेल में एक एक चीज को समझते हुए करेंगे। तो नाउ तो हम लोग समझ लें कि लैंग्वेज में, ठीक है। अब लैंग्वेज में हम लोगों का एक तो पूरा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच रहेगा। अब देखो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में जनरली हो क्या रहा है कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में आपको मालूम आ गया क्या है। लोग बहुत ही इजीली इसको ट्रीट कर देते हैं, ऐसा है नहीं, इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आप सोचो, ठीक है। और आपको कॉम्प्रिहेंसिवली आपको आना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए, लैंग्वेज जो है आपका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। उसमें गलती हो गई तो नप गए आप। समझ में आ रही बात? लैंग्वेज क्यों? क्योंकि लैंग्वेज स्कोरिंग अगर उसमें आपने बढ़िया से स्कोर दिया, पेडागॉजी में भी आपने अच्छा कर दिया, तो आपको हर चीज को सिंसियर लेना है। आपको ओवर सीरियस नहीं हो जाना है, लेकिन सिंसियरली लेना है, ठीक है ना। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। उसके बाद और क्या होता है, टेंसेस। टेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। टेंसेस जो बचपन में बिल्कुल समझ में नहीं आए हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट तक आते आते पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता था। और वो होता था कि अच्छा पास्ट परफेक्ट तक तो बस वही फिक्स तरीके से सेंटेंस होते थे कि डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज बेहोश हो चुका था, क्यों मारे बेचारे को, यही होता था ना। तो या उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, आप समझ रहे हो। ये बहुत बुरा लगता है कि मैं होली थी या शायद दिवाली थी, ऐसा ही कुछ था जो है, और मेरे दिमाग में फिट हो गया था कि 5:45 पे, जबकि वो 4:45 थी, और मैं 5:25 के आसपास में गया कॉन्फिडेंटली। मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा और हमने सोचा कि यार
लोग कितने लापरवाह हो गए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी 20-25 मिनट के बाद जो है ट्रेन है, समझ रहे हो, दिल्ली में, और उसके बाद और वो पोछा मारे जा रहे थे सब। जो हमने कहा कि बताओ रेलवे कितना गैर जिम्मेदार है, उसी तरीके से पैसेंजर्स भी कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल सब लोगों को टाइम पे ही आना है, 5 मिनट पहले। 5-10 मिनट तो खूब आराम से बैठे। हमने कहा चलो ठीक है, 20 मतलब आधे घंटे लगभग पहले आ गए। 5-10 मिनट तो हुआ, उसके बाद एक होता ना आइडिया 10 मिनट के बाद। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सही था, पूरी दुनिया खराब है, रेलवे डिपार्टमेंट भी, पैसेंजर भी इर्रेस्पॉन्सिबल। फिर 10-1 मिनट के बाद मुझे लगा कहीं मतलब ये क्या, क्योंकि आई वाज कंफर्म कि इस प्लेटफॉर्म से जाती है, स्टेशन से तो वो भी कंफर्म था। हमने कहा कि मतलब एक बार और रीचेक कर लें। तो हमने कहा नहीं ठीक है। तो फिर वो जो पोछा मार रहा था, हमने कहा कि भैया क्या है, मतलब ये ट्रेन टाइम से तो आ तो जाती है ना। तो उसने कहा कौन सी ट्रेन? तुमने बताया कि पर्टिकुलर ट्रेन। तो उसने कहा कि अरे पता नहीं भैया, आप कैसे बोल रहे हैं, वो तो जा चुकी है। ठीक है, जो स्वीपर था, मैंने कहा जा चुकी है? हमने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, अब एब्सोल्युटली शेकन। फिर उसके बाद जो है बिल्कुल जैसे होता है ना कि भाई जिसकी आपकी ट्रेन ही चली जाए। फिर मैंने चेक किया, देन आई फाउंड कह रहे यार, फिर कुछ समय फिर तो पूरी दुनिया लगा कि आई बिकेम ऑलमोस्ट ऑर्फन्ड, जैसे अनाथ टाइप का आदमी हो जाता है ना, कि क्या हो गया जो है, ये क्या हो गया। और फेस्टिवल में फिर ट्रेन भी नहीं मिलती है ना, आप समझ रहे हो। तो फिर दूसरे माध्यम से हमें करना पड़ा कि भाई अब तो जाना है, पूरा बैग वैग लेके सब कहाँ जाएं फिर वापस। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ आप किसी को बता भी नहीं सकते, लोग कहेंगे बताओ आपको चेक करना चाहिए ट्रेन में। सो हम लोग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर टेंसेस। ठीक है, सो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे। टेंसेस, अब टेंसेस पे ये होता है ना कि वहीं तक पास्ट परफेक्टली, ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल सेंटेंसेस लोग सीख लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग बेसिक से फिर उसका एडवांस समझेंगे। ठीक है ना, और बिल्कुल आ जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बताऊंगा कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो फर्स्ट फॉर्मेलिटी है कि आपने लिख लिया और फिर रिवीजन हो जाए, बस एक बार आपने देख लिया तो याद रहेगा। ठीक है ना, सो टेंसेस, टेंसेस के बाद जो है फिर क्या होगा, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर देखो एक चीज ध्यान रखो कि अगर टेंसेस नहीं आते हैं तो वॉइस भी नहीं आएंगे। उसके बाद जो है नरेशन, नरेशन। ठीक है, अगर टेंसेस नहीं है तो वॉइस नरेशन दोनों नहीं आएंगे। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये हम लोग पूरा जो है, फिर उसके बाद जो है वोकेबलरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनके साथ जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, तो इससे आपकी पूरी ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड मैं जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, चाहे वो ग्रामर का हो, वोकेबलरी का हो। ठीक है, पेडागोजी का भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाते समय जैसे मैं लिंक करते चल रहा था, वर्बल नॉन वर्बल कैसे लर्न करेंगे, क्योंकि देखो पेडागोजी ना बेसिकली एक आर्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस की। आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा मान लो अगर उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो क्या करोगे, डराओगे। ठीक है, 2-4 लफ्फे लगाओगे, ऑप्शन दे देगा कि आप उसको मारोगे, थ्रेटन करोगे, मतलब मारोगे का मतलब पनिश करोगे, ऐसे आएगा। वो ये नहीं कहेगा मारोगे, मतलब आप समझ रहे हो, वो कहेगा पनिश करोगे आप, उसको थ्रेटन करोगे आप। ठीक है, या छोड़ दोगे आप कि चलो ठीक है पढ़ नहीं रहा है मत पढ़ो। ठीक है, या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर करोगे आप, जिससे कि वो लर्न कर सके, उसको इंगेज करोगे आप। पेडागोजी में यही होता है ना, अप्रोच होता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर आप उसको हैंडल कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये सब भी करेंगे, और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस कर देंगे। समझ में आ रही बात, तो आपका पूरा कवर्ड रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नाउ ओके, मिटा दें इसको, अप्रोच क्लियर। इसमें देखो ये
ये आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, क्योंकि आरसी पूछा जाता है ना। और देखो आरसी लोग करते क्या है कि आरसी लोग पहले ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो पहले बात तो आरसी के आप ये समझो कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग क्या सोचते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग यही सोचते हैं कि कुछ नहीं करना है, एक पैसेज है। हम लोग करते क्या हैं, बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट उसके आंसर ढूंढ लिए। उसमें जो मैचिंग ऑप्शन होते हैं, मैचिंग जो वर्ड होते हैं, वो जेसीबी जैसे लोग लगा के उखाड़ लेते हैं ना, वैसे बचपन में हम लोग पूरा सेंटेंस ही उखाड़ लेते थे, उसको छाप देते थे, ऐसे ही करते थे ना। दैट वी यूज्ड टू डू। दुनिया में हर आदमी, एग्जामिनर ने भी वो ऐसा ही किया है। वो थोड़े लंदन से पढ़ के आए थे, ऐसा नहीं था, उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो जो एग्जामिनर है ना, वो उनको टेंडेंसी मालूम है, तो क्या करेंगे ना कि वर्ड्स को, सेंटेंसेस को उसमें मैचिंग एक ऑप्शन डाल देते हैं। और जब जैसे एक मैचिंग ऑप्शन डाल देंगे ना, उसको बोलते हैं मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो जो टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं उससे कहां सतर्क रहना वो मैं बताऊंगा। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जो मैचिंग ऑप्शंस हैं उसमें 99% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है। अब मछली मारने वाले को मालूम है कि मछली कैसे फंसती है। अब वो जाके ऐसा थोड़े कि वो जाके वो अपनी वो डाल देते हैं ना, वो जाली तो चलो ठीक है डाल देते हैं, उसमें बेसिकली क्या वो जो एंगलिंग होती है ना वो डाल देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, केचुआ फंसाते हैं या कोई चीज़ खाने वाली चीज़ डालते हैं ना उसमें, नहीं तो मछली आगे थोड़े ऐसे जाके उसकी किल को पकड़ लेगी कि हाँ भाई ले चल मुझे, हैं मैं मरना चाहती हूँ, मुझे काट के खा जाइयो, ऐसा थोड़े होता है। तो उसको तो चारा दे, तो वो चारा डालता है, वो चारा डाल के फिर वो फेंकता है। और वो फेंकता है तो बेसिकली क्या है, उसको लगता है कि वो तो भाई खाना खा रही है, और वो जब करती है तो फंस जाती है। तो एग्जामिनर भी जो है ना 99% लोगों को क्या करता है, चारा डाल देता है। और कैसे चारा ऑप्शन में डाल देगा कॉम्प्रिहेंशन में, कि वो आपको एक मैचिंग ऑप्शन डाल देता है और उसमें 99% लोग चले जाते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं, कुछ एक्सट्रीम टाइप होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि ओनली जस्ट, ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे नाउ। तो यहां तो क्लियर हो गया ना कि आरसी को लेकर के, और किसी कोई दिक्कत है किसी एरिया में, ठीक है। अब देखो आरसी में लोग करते क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि शुरू में ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसकी मीनिंग जो है पढ़ के बता के शुरू कर देते हैं। वो तो खैर मैं जब आपको आरसी कराऊंगा तो वर्ड को पढ़ के मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जहां दिक्कत होगी उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आरसी में क्या होता है कि आरसी में अगर आपको टेंसेस, वॉइस, नरेशन और पार्ट्स ऑफ अ स्पीच की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रक्चर में क्या है, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, यही सब होता है, ठीक है। तो उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको ये बेहतर जब जान लोगे तब मैंने आरसी डाला है, नहीं तो पहले मैं आरसी करा देता। देखो हर चीज करने का एक तरीका होता है ना। आप ऐसा थोड़े नहीं कि भाई नहा लिया, पहले खाना खा लिया फिर उसके बाद नहा लिया। हम पहले क्या करते हैं, नहाते हैं तब खाना खाते हैं ना, कि खाना खा के थोड़े नहाते हैं। वो तो कभी रेयर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई। हर चीज का एक तरीका होता है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है कि आरसी हम लोग, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली क्या होता है कि जब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो इसका आप सेंस खींच पाएंगे, ठीक है। इसमें आरसी में दो चीजें होती हैं, एक तो ठीक है आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज को चेक करता है। अब लैंग्वेज में क्या है, दो चीजें हैं, आपकी ग्रामर, ग्रामर का मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर, समझ में आ रही बात, और दूसरा आपकी वोकैबुलरी। भाई अगर बहुत से वर्ड्स हैं, अगर वो आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप आरसी को नहीं समझ पाओगे।
और नहीं समझ पाओगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही करता है कि पैसेज दिया, उसी पे कोई वर्ड को उठा लिया और पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है, या ये किस टेंस में है। भी क्वेश्चन तो ऐसे ही मैनिपुलेट करेगा ना, या सेपरेट पूछ लेगा कोई क्वेश्चन बना के। तो ग्रामर भी आपसे पूछ लेता है, वोकेबुलरी भी पूछ लेता है, और अगर नहीं भी पूछा तो जब तक आप ग्रामर एंड वोकेबुलरी नहीं आपकी क्लियर होगी तो आपको पैसेज नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, दूसरा जो है आपके कंटेंट की। कंटेंट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? जो आइडियाज हैं, उसमें जो आइडियाज डिस्कस किए हैं, ठीक है। और उसमें मान लो कोई लॉजिक, कोई आर्गुमेंट दिया है, कोई फैक्ट डिस्कस किया गया है, वो जब मैं आरसी कराऊंगा तो डिटेल में कराऊंगा। ऐसा नहीं कि बस आरसी है तो पढ़ लो उसके बस। और मैं ये भी बताता हूं कि पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक चीज मान के चलो कि लगभग 99% लोग यही करते हैं, क्योंकि बचपन से उनकी आदत है। वो पहले क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही लॉजिक होता है, तर्क होता है कि हमारे पास टाइम की कमी है, और टाइम की कमी है, घोड़ा दौड़ाने गए वहां पे हैं। एक टाइम की कमी क्या है? आपको, आपका उद्देश्य है कि आपको सही करना। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे ना तो फिर आप उसको समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आरसी का मतलब क्या होता है? ये तो रीडिंग हो गया। और कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन, देखो कॉम्प्रिहेंशन एक वर्ड है, कॉम्प्रिहेंड, उससे मिलके बना है। और कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड यानी समझना। तो समझना से कॉम्प्रिहेंशन बना है। इसका मतलब, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ। तो पहले क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि आपकी हम समझ चेक करना चाह रहे हैं। और किस प्रकार की समझ? तो लैंग्वेज की समझ। लैंग्वेज में किस चीज की समझ? तो आपको ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, दूसरा आपकी वोकेबुलरी समझ में होनी चाहिए, और दूसरा आपका कंटेंट वो चेक करेगा। मतलब उसमें जो आइडियाज डिस्कस किए गए, जो आर्गुमेंट डिस्कस किए गए, जो फैक्ट डिस्कस किए गए। समझ में आ रही बात? तो हम लोग आरसी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही करते आ रहे हैं। हम लोग सोचते हैं घर की, जैसे हम लोग अपनी मम्मी को हल्के में ले लेते हैं। क्या करना है? ठीक है मम्मी, क्या करो, घूमने हैं? हाँ, जब हम कोई चीज खोते हैं ना तब उसकी वैल्यू ज्यादा समझ में आती है। जब मम्मी से दूर होंगे तब मालूम चलेगा ना कि खाने का मतलब क्या होता है। अभी तो मानते हैं ठीक है, वैसे ठीक है। आप बात समझ रहे हो? तो उसी तरीके से आप जब किसी चीज की वैल्यू को समझते हो ना, ठीक है, तो आप उसको और बेहतर करते हो। समझ में आ रही बात? तो आरसी को तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। और देखो शुरू में मैंने इसीलिए लेटर से डिस्कस किया, मैंने तुरंत पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी नहीं आया। नहीं तो आ जाते चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने होते हैं, ये होते हैं, और लोग करवाने लगते हैं। पहले हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किए, ठीक है, कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, फिर पेडागोजी क्या होती है, क्यों पेडागोजी की आवश्यकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कहां पे आ गए? सिलेबल से स्टार्ट किए, लेटर से स्टार्ट किए, फिर वर्ड पे आए, वर्ड से फिर सेंटेंस पे आए, फिर सेंटेंस से हम लोग जो है देखे कि हर एक वर्ड का एक यूज है, और उस यूज के आधार पर उसको हम पार्ट्स ऑफ, कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कि बिना उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, फिर उसके बाद टेंसेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि टेंसेस क्या है? उसको ऑर्डरिंग करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर वॉइस, फिर उसके बाद जो है नरेशन, उसके बाद आरसी, वोकेबुलरी तो खैर मैं बीच बीच में भी पढ़ाते भी डिस्कस करते रहूंगा। जैसे मान लो एम्फेसिस, कई वर्ड्स हमने बता दिए, है कि नहीं? तो वोकेबुलरी तो चलती भी रहेगी, उस दौरान भी मैं सेपरेटली भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। पेडागोजी भी वो पढ़ाते समय उसका पार्ट रहेगी,
ठीक है ना, उसके क्वेश्चंस मैं सेपरेटली उसको भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है पूरा हम लोगों ने आज डिस्कस किया, राइट। नाउ अब बताइए कि इसमें कोई दिक्कत है? अब तक हम जो भी हम लोगों ने, अब बिल्कुल क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग को स्टार्ट करेंगे नाउन, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन, ठीक है। पेडागोजी भी डिस्कस करेंगे, ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, उसमें वोकेबुलरी भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसे ही जो है क्लास चलेगी, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है डिस्कस करके पूरा जो है कंप्लीट करेंगे जो है, ठीक है। सो मैंने अपना नाम बताया था, नहीं बताया था? है? पूछा नहीं तुमने? नहीं बताया? तुम लोगों ने अपना अपना बता दिया, हमारा पूछा ही नहीं, ठीक है। चलो, सो माय नेम इज अनिल कुमार, राइट। सो मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को देखो 2-3 चीजें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। पहली बार मैं अपने स्टूडेंट से 2-3 क्या एक्सपेक्टेशन है कि आई एक्सपेक्ट देम टू बी रेगुलर इन माय क्लास। पहली चीज, आपको रेगुलर रहना, ये नहीं कि एक दिन आ रहे हैं 2 दिन गायब हो जा रहे हैं, 5 दिन आ रहे हैं 1 हफ्ते पद गायब हैं। कभी कभार ओकेजनली अगर आपको कहीं दिक्कत है, नहीं आ रहे हैं, वो चल जाएगा, बट यू आर सपोज टू बी रेगुलर इन माई क्लास। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन दैट आई हैव फ्रॉम माई कैंडिडेट्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इंग्लिश में, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स बनवाते चलूंगा, तो उसको समय समय पे आप रिवाइज कर लें। क्योंकि आपने एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बस आपको उसको रिवाइज कर दोगे, रिफ्रेश हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। तीसरी चीज कि अगर, हालांकि मैं एक चीज को डिटेल में डिस्कस करता हूं, फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो क्लास के बाद पूछ लीजिए, ठीक है ना। और चौथी चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू मस्ट बी सिंसियर विद योर ओन वर्क। आपको अपने काम को लेकर सिंसियर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने काम को लेकर सिंसियर नहीं है तो ये लिख लीजिए कि दुनिया में कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोगों ने कहावत सुनी है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, अब ऐसा थोड़ी कि भगवान जो है भूखे पड़े हुए हैं तुम्हारे लड्डू खाने के लिए कि हम सफल हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें लड्डू चढ़ा दूंगी या ये कर दूंगी। अगर भगवान जो है गलत लोगों को सपोर्ट करने लगे तो फिर अच्छे लोगों का क्या होगा? तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं, एग्जाम में बढ़िया कर रहे हैं, वो उनका अपना काम अच्छा है। तो आपका काम जो है वो है सिंसियरली पढ़ाई करना, जहां डाउट हो वहां पूछ लीजिए, रेगुलर रहिए, ठीक है। आई विल ऑलवेज बी, एंड ओवर हियर सब लोग जो है सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो इट वाज लवली मीटिंग यू, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।